इनकम टैक्स की टैगलाइन है भरे टैक्स रहे रिलैक्स। ये सार्थक भी होती है जब इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर होता है। छापा यानी सर्च और सर्वे, ये दो कार्रवाइयां अहम है जिनसे हर वो काला धन का कुबेर डरता है जिसने इनकम टैक्स की चोरी की है। तो आइए आज इसी मसले पर सीए जाने धन की बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे आयकर विभाग सर्च और सर्वे की कार्रवाई करता है। आज के खास मेहमान हैं एफसीए बीपी मुंदड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, स्वागत है सर। बेहद अहम विषय हो जाता है और हमेशा खबरें छपती हैं बड़ी बड़ी कि इतने करोड़ जब्त, ये है काले धन के कुबेर, इन्होंने टैक्स चोरी की। एक कारोबारी वो चोर हो सकता है टैक्स का। इसे जब समझने की बात होती है तो एक भय का सा माहौल भी होता है कि अच्छा ये इतना धनवान था, इन्होंने इतने टैक्स की चोरी की। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर किसी ने धन काले तौर पर जमा किया हुआ है तो इनकम टैक्स उसके दरवाजे पर कैसे आ सकता है, क्या वो प्रोसीजर है आयकर सर्वे और सर्च का? देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये समझें कि अगर किसी के पास धन 2 नंबर का है तभी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास आने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इनकम टैक्स का एक सिस्टम, नॉर्म सिस्टम होता है जिसमें अगर आपको जैसे 131 का नोटिस आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर धारा 131 में कोई नोटिस आया और आपने उसकी कंप्लाइंस नहीं की या आप बार बार उसका एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं जी, तो भी आपके छापा पड़ सकता है। इसी प्रकार 142 सेक्शन 142 सेक्शन है जिसमें भी कोई नोटिस आता है या कोई भी और नोटिस आता है, पर्टिकुलरली ये 2 नोटिस का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 142 और 131 का अगर कोई नोटिस है, उसकी अगर कंप्लाइंस नहीं हुई तो आपके यहाँ छापा पड़ सकता है। ये बात आप मान के चलिए। काले धन की बात में आया तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न है कि अगर आपके पास 50 लाख से ज़्यादा की कोई टैक्स चोरी की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, जैसे कि किसी ने मकान में इन्वेस्ट किया है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या कहीं 2 नंबर का काम किया है या फिर उसने मतलब कोई बहुत बड़ी शादी की या खर्चा किया है, कहीं ट्रेवलिंग की है, कोई ना कोई बड़ी परचेजिंग करी है और वो 50 लाख से ऊपर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंदेशा है कि ये पैसे 2 नंबर के हैं जी, तो फिर आपके यहाँ छापा पड़ सकता है। ये 3 कारण मेन है, आप समझिए। मैंने आपको तीनों बता दिए। अच्छा, वैसे आपको मैं बता दूं, नॉर्मली मेरे पास भी, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत लोग आते हैं, लोगों को एक नॉर्मल वे में एक टेंडेंसी होती है कि यार मैं 2 नंबर के पैसे चोरी कर लूँ, रख लूँ। लेकिन मैंने जिस चीज़ को समझाया हम लोगों ने कि भाई तुम टैक्स भरो, तो और टैक्स इवेजन करना और टैक्स अवॉइड करना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप प्लानिंग करके जितना टैक्स बचा सकते हो उतना ज़रूर बचाएं, लेकिन जितना टैक्स बढ़ना चाहिए, आप विश्वास करेंगे अगर आपने टैक्स पूरा भरा तो आपके पैसे बैंक में रहेंगे, नहीं तो आप 2 नंबर में रखोगे। कई लोगों के पैसे वहाँ कहीं न कहीं दिए जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जब तक जितना वाइड में रखेंगे आपका विकास उतना ही अच्छा होगा, यही मेरा कहना है। सर सर्च और सर्वे में थोड़ा अंतर भी समझाइए, क्योंकि अक्सर कई बार कोई सर्वे करने जाता है, सर्च समझ लिया जाता है और कारोबारी एकदम से अपने अधिकारों को लेके, दायित्वों को लेके भी थोड़ा अंतर में रहता है। तो ये सर्च और सर्वे में क्या अंतर है? बहुत आपने टाइमली एक क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता दूं, सर्च का मतलब ये है कोई गंभीर विषय होता है, जो मैंने आपको उपरोक्त 3 कारण बताए हैं, उसमें अगर कोई चीज़ होती है तो जनरली सर्च होती है। उस सर्च में क्या होता है और सर्वे में क्या होता है कि जैसे आपने प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स की, आप उसके जवाब नहीं दे रहे हो और डिपार्टमेंट को ऐसा अंदेशा हो जाता है कई बार कि ये कोई न कोई मैनिपुलेशन करेंगे जवाब देने में, तो भी सर्वे हो सकता है। अच्छा, सर्च के साथ भी सर्वे होता है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। सर्च होती है तो उसके साथ कई चीज़ों में, मान लो आपका सर्च वारंट में नाम नहीं है तो कुछ जगह वो उनको चेकिंग करनी है तो वो उसको सर्वे में करते हैं। अच्छा, सर्वे उनको करने का अधिकार हो जाता है कारण से, उस कारण से। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे अगर हुआ और वहाँ उनको इन तीनों चीज़ों में से कोई एक कंप्लाइंस हुई, जैसे 50 लाख से ऊपर है, तो वो सर्च में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये समझे, सर्वे और सर्च में फ़र्क। दूसरा, सर्वे में क्या होता है, एक ऑफिस टाइम होता है, उस टाइम में हो सकता है, रात को नहीं हो सकता सर्वे। कंटिन्यूस सर्वे नहीं हो सकता। क्या अगर आज सुबह चालू हुआ तो रात तक लेट, रात को भी चलता रहेगा। सर्वे का एक ऑफिशियल टाइम होता है, उस टाइम में आप कर सकते हो। सर्च में कोई ऑफिशियल टाइम नहीं होता है। सुबह आए हुए रात भर भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। दूसरा, सर्च में क्या होता है कि आपकी फिजिकल जांच कर सकते हो, आपके सारे फिजिकली आपकी जेबों में क्या है। सर्वे में फिजिकली जांच नहीं की जाती, लोगों को जानकारी नहीं होती।
लोग कहते हैं भाई आपकी जेब में है जो निकालो, तो सर्वे में वो निकाल के दे देते हैं। अदरवाइज सर्वे में कोई जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल जांच कराओ, आप मना भी कर सकते हो। जी। तीसरा, सर्च में ही अगर कोई जो वहाँ एंटर है तो वो जा नहीं सकता, उसको जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोई आता है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सर्वे में ऐसा नहीं है, जाना चाहता है तो वो थोड़ी सी डिस्कस करेगा, बात करेगा, फिर भेज देगा। सर्च में एक और बात है, सर्च में क्या है कि आपको लगातार पूछते हैं वो, अच्छा आपके यहाँ खोजबीन करने आते हैं। सर्च सिर्फ ऑफिस की हो सकती है, आपकी फैक्ट्री प्रीमिसेस की हो सकती है, घर की नहीं हो सकती। लेकिन घर की सिर्फ उसी समय होगी जब आपने ऑफिस एड्रेस घर का दिया है, या आपने बयान के दौरान कहा कि ये चीज़ मेरे घर पड़ी है, तब सर्वे में वो घर आ सकते हैं। सर्च में तो कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो घर भी आ सकते हैं, ऑफिस भी आ सकते हैं। और अगर आपने कहा मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पड़ी है या मेरे उस रिश्तेदार के यहाँ पड़ी है, तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। सर्च और सर्वे में ये बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। उसके अलावा सर्च के दौरान, हाँ क्या कह रहे थे आपने? लोकेशन भी बड़े इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैसे जगह तय की जाती है? जैसे आपने बताया कि इनमें घर पे कब जा सकते हैं, या इसमें ये रहता है कि यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और ख़ास तौर पर कंपनी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि सीधे तौर पर कंपनी ने कभी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन उनके साथ किया हो, तो उनके घर तक भी होती है। उसमें क्या होता है कि सर्वे में तो देखो वहाँ तक नहीं पहुँचते जब तक कोई बड़ी बात सर्च के लायक नहीं बन जाए। सर्च में पहुँच सकते हैं। सर्च में वो उस समय पहुँचते हैं जब उनको ये मालूम है कि इस सर्च वाले की, जिसकी सर्च हुई है, उसका कोई सामान वहाँ पड़ा है, बुक्स पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई केस पड़ा है, कुछ और चीज़ मूल्यवान ज्वेलरी पड़ी है, और बयान में वो कहता है कि वहाँ पड़ी है, या उनको मालूम है डिपार्टमेंट को, तब वो परमिशन लेके वहाँ जा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सर्च में कहीं भी जा सकते हैं वो, लेकिन उनके पास सबूत होना चाहिए कुछ। सर्वे में वो नहीं जा सकते। तो सबूत का कोई प्रोसीजर होता है कि अचानक कई बार होता है कि सुबह पहले टीम पहुंच गई, लेकिन उससे पहले का होमवर्क बड़ा होता होगा? क्या क्या बहुत जबरदस्त होमवर्क, क्या क्या चीजें खंगालते हैं? हम एक करदाता के याद से बताएं कि आप टैक्स पेयर हैं, आप कोई टैक्स इविजन कर रहे हैं, या आपने थोड़ा बहुत टैक्स कहीं बचाया और आपको लगता हो आप दायरे में आ सकते हैं, आ रहे हैं, जैसे 131 का आपने जिक्र किया। इसके अलावा इनकम टैक्स क्या तैयारी करता है किसी के भी घर जाने से पहले? देखिए, जैसे ही इन तीनों में से एक चीज़ की कंप्लाइंस हो जाती है कि भाई ये सर्च के लायक मटेरियल बन गया, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन मिला उसी दिन वो चले जाएंगे, ये नहीं होता है। उनके आपके घर के पास आपके टेलीफोन के भी वो ध्यान रखेंगे, किस किस को फ़ोन कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप फर्म में, आपके वहाँ आरओसी में जाके पता लगाएंगे, एमसीए में, कि भाई कब किस किस कंपनी में आप भागीदार हो, आपकी फैमिली कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपकी वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कहाँ है, आप कहाँ कहाँ कनेक्टेड हो, उस सब चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं, इवन जैसे जेडीए में भी जाएंगे वो, या ज्वेलरी की जो जो चीज़ इंक्वायरी कर सकते हैं वो करेंगे। आपके घर के बाहर भी कई बार बैठे रहेंगे, पान की दुकान पे भी बैठे रहेंगे, पान की दुकान वाले को पूछेंगे, आपके रिश्तेदारों को भी बात कर सकते हैं, इधर उधर से वो पूरी इंक्वायरी करेंगे। फिर उसका एक पूरा एक नोट बनता है राइटिंग में कि भाई ये चीज़ें, अलग अलग लोग, अलग अलग टीम जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी लगता है, डिपार्टमेंट पूरा लगाता है। उसके बाद में जब उसको सब चीज़ें मिल जाती है तब एक पूरा नोट बनता है, वो नोट बन के अप्रूवल के लिए जाता है। अप्रूवल होके, जब वो अप्रूवल होके आ जाता है, ये अप्रूवल स्थानीय इकाई से होता है या फिर ये स्थानीय? नॉर्मली ये बहुत पहले तो बहुत हाई लेवल पे होता था, अब ये नीचे अक्सर मैं सवाल इसलिए पूछा क्योंकि राजनीति का माहौल होता है ना, अक्सर कई बार होता है कि ये राजनेता कहीं ऊपर तक तो जाती नहीं, कई बार राजनेता कहते हैं कि छापा चुनाव है इसलिए मारा है, इसलिए सवाल चुनाव के लिए ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 99% अभी इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, लेकिन ये बात मान के चलिए अफसर अपनी मर्जी का चुना जा सकता है, लेकिन करेगा तो अफसर ही। अच्छा, नीचे के अफसर से लेकर ऊपर के अफसर तक सब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और नॉर्मली ऊपर से इसका नहीं आता है, नीचे से तैयारी होती है, फिर वो यहीं पे पूरा बेस तैयार होता है। फिर मैक्सिमम डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स तक जाती है, वो जयपुर में होता है, जैसे पर्टिकुलर जगह होता है, जैसे अजमेर में डायरेक्टर जनरल नहीं बैठेगा, लेकिन नीचे उसके नीचे वैसे तो जॉइंट डायरेक्टर तक आजकल परमिशन हो गई है, इसलिए क्या है कि सर्वे और सर्च में नीचे के लेवल से ही होती है नॉर्मली। जी। मोटे तौर पे देखें तो जब कोई रेड होती है, अगर सीधे उस पूरी कार्रवाई की बात करें जहाँ पे सारे अधिकार इनकम टैक्स अधिकारियों के पास होते हैं, तो किन किन चीज़ों का जवाब देना होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें तो वो शुरुआत करते हैं जिसका कोई लिंक नहीं होता, लेकिन उससे क्या होता है कि कोई आदमी अगर किसी बात से ट्रेंड हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए वो करते हैं।
एक तो डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पहली गलती भी है ये, और ये डरावनी स्थिति भी है। सबसे बड़ी बात, उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जाती। उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि मैं ये शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा। अगर मैं सही नहीं कहूँगा तो मुझे मालूम है मुझे 7 साल की जेल हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। इस तरीके से एक स्टेटमेंट बना के उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ते हैं, जो नॉर्मली आप विश्वास करोगे सारी सर्टिफाइड कॉपी लोगे, ये स्टेटमेंट उसमें नहीं आएगा। ये भाषा ये सेपरेट रखेगा, हिंदी में नहीं देते, ये इंग्लिश में डराने के देते लिए हैं उसको। नहीं, भाषा का भी इसमें रहता है पुट, वो पूरा इंग्लिश में होता है, पूरा बंदा इंग्लिश समझ भी होता में है। अगर आपके तो हिंदी में दो तो हिंदी में देंगे वो, दे देते हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए उस पर आपके डिक्लेरेशन पे साइन कराएंगे वो। जी। तो ये साइन कराना और साथ में कॉपी देना चाहिए, लेकिन वो देते नहीं है। तो इसमें फिर क्या होता है कि आपको पहले तो ये दे दिया, उसके बाद आपसे शपथ पूर्वक एक स्टेटमेंट लिया जाएगा। वो स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपको सिर्फ आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका परिवार, आपके खाते कहाँ हैं, आपकी फर्में कौन कौन सी है, ये पूछेंगे। कम से कम समझ लो आप 5-10 पेज तो सिर्फ इसी बात के भर देंगे जिसका फाइनेंशियल से कोई रिलेवेंट नहीं है, और फिर क्वेश्चन, असली क्वेश्चन पूछे जाना चालू हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है कि व्यापारी या जिसके यहाँ छापा पड़ा है, अगर उसने कोई गलत काम किया भी है, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। अगर गलत काम किया है तो भी उसको अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, उसको बड़ी शांति रखनी चाहिए, कि उसको ये समझ जाना चाहिए कि मैं अगर एक गलत बोला तो वो मेरे खिलाफ ही यूज आएगा। जी जी। वो कई बार वो प्रेशर में आ जाता है जी। और प्रेशर में आके अपनी जो उसने नहीं किया उससे ज़्यादा सरेंडर कर देता है। जी। ये कैश और ज्वेलरी जब जो जब्त हो जाती है, क्योंकि इसके भी कोई मायने हैं, कोई सेट लिमिट है? जब आपके पास उनको लगता है भाई टैक्स की चोरी सिद्ध हो गई है, तो वो आपका केस जब्त कर सकते हैं, और साथ में ज्वेलरी भी जब्त कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। वो आपके वहाँ से जितने भी पैसे हैं केस जब्त कर लेंगे। लेकिन केस जब्त की एक बड़ी जोरदार बात है, वो केस जब्त जो होता है वो पीडी अकाउंट में जाता है। जी। आपको ब्याज नहीं मिलेगा उसका, आपको सिर्फ पीडी अकाउंट में रहेगा। अब पीडी अकाउंट में जमा हो गया और आपने उसमें, आप बहुत इंटेलिजेंट सी एक काम करते हैं कि उसको क्या है, जैसे ही कोई डिमांड खड़ी होती है तो एप्लीकेशन देता है कि इससे पैसा निकाल के लगा लो तो ब्याज बंद हो जाएगा। अगर आपने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई तो इधर तो आपके डिमांड पे ब्याज लगेगा, ना उधर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो केस पैसा पीडी में जमा हुआ उसका बड़ा सावधानी से आपको देना चाहिए, उसका स्टेटमेंट रखना चाहिए। दूसरा, बैंक से अगर पैसा निकला उसका भी स्टेटमेंट होगा। और ज्वेलरी जो जब्त हुई है, ज्वेलरी के बदले में आप क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो बाद में बैंक गारंटी दे सकते हो, बैंक गारंटी देके ज्वेलरी छुड़ा सकते हो, या सबसे ज़्यादा समझदारी होती है कि आप पैसा जमा करा दो ज्वेलरी की वैल्यू का और जमा करा दो। जब सबसे सरल काम है, लगता है भारी काम है ये, लेकिन आप समझिए बात को, आपकी ज्वेलरी हाथों छूट गई, छूटने के बाद में आपके खिलाफ ऑर्डर होंगे 2-3 साल 4 साल में, तो आपके ऑर्डर मान लो खत्म हो गए, डिमांड खत्म हो गई, तो आपका पैसा जमा कराया हुआ ब्याज समेत मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट हो गए और ऑर्डर में कोई डिमांड अपील हुई जी, अपील के बाद में मान लो आप जीत गए, तो ज्वेलरी आपको नहीं देंगे, वो आगे से आगे चलेगी, तो आपकी ज्वेलरी 25 साल 30 साल तक नहीं छूटेगी, 20 साल तक नहीं छूटेगी। और अगर आपने पैसे जमा करा दिए तो पहले दिन छूट जाएगी और 2 साल में आपका पैसा भी आ जाएगा जी, क्यों आप अपील जीत दिए। तो नहीं जीते तो आपको पैसे बढ़ने ही है जी। एक इसमें डिजिटल दस्तावेज आजकल हम सब के पास हैं, आप और हम मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या ईमेल, या उसके अलावा भी हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप बेस्ड हो गया, फाइनेंस के लिए भी कई सारी एप्लीकेशन आई हुई है। ये एक बड़े दस्तावेज और बड़े सबूत हो रहे हैं, क्योंकि ये मिटते नहीं। ऐसा है कि ये एकदम राइट क्वेश्चन है, इवन बहुत सारे सीए तक ये नहीं जानते। आपने जो क्वेश्चन पूछा इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते समझते। अपने यहाँ 2 मिनट में सहूलियत के लिए कह देते हैं टेली ईमेल से भेज दो जी। अच्छा, जब टेली ईमेल से ट्रांसफ़र होती है, और आजकल आप कितना ही डिलीट कर दो कुछ भी, डिजिटल डाटा वापस आ जाता है, क्योंकि जीमेल अकाउंट भी आ जाता है, हॉटमेल भी आ जाता है, और आपने डेटा स्टोरेज में डाला वहाँ, तो वहाँ से भी डिलीट का अनडिलीट। आजकल तो क्लाउड में डालने का है, क्लाउड 2 मिनट में डिलीट से अनडिलीट कर देगा। अपन को लगता है डिलीट नहीं होगा। मेरे पास कई लोग सर्च के बाद में आते हैं कि साहब मेरे को किसी ने कहा 3 महीने बाद डिलीट हो जाएगा, और 3 महीने तक मेरा एक क्लाइंट तो हॉस्पिटल में ही भर्ती हो गया, बहाना बढ़ा के, या कैसे ही बन गया, या वास्तव में बीमार पड़ा होगा। 3 महीने बाद ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने उसको कहा ऐसा नहीं है, डिलीट का अनडिलीट हो जाएगा। तुम्हें किसने कहा? कि नहीं साहब मैं आतिश मार्केट में, आतिश बाजार में
ये कौन सा बाजार है ये? आईटी का, है? बिल्कुल। नहीं, ये जयपुर शहर में है। जी, जी। वहाँ पूछ के आया हूँ, 3 महीने में डेटा डिलीट हो जाएगा, और वो डेटा डिलीट नहीं हुआ, और 70 करोड़ की डिमांड खड़ी हुई। आप एक बात मान के चलिए कि आप अगर डिजिटल डेटा बनाते हो जी, तो आप ये स्पेशली ध्यान रखें कि वो ड्राइव पे नहीं जाए। जी, वैसे तो टैक्स चोरी करनी नहीं चाहिए, मैं आपको इस पर्पज से भी कह रहा हूँ कि जो भी डेटा मिलेगा आपको समझाना पड़ेगा कि ये डेटा इस तरीके से वाइट है। जी, कई बार 5-6 साल 10, अभी तो 10 साल का हो गया, 8 साल बाद में आपको याद ही नहीं है कि मैंने ये डेटा किस पर्पज से बनाया था। हाँ, इसी तो से राइट जुड़ा- होते हुए आप गलत हो जाओगे। बिल्कुल, इससे जुड़ा हुआ भी सवाल था, बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है इसमें। नहीं, ये कि एक- डाटा स्टोरेज कैसे करें, बड़े सारे दस्तावेज बिल्स होते हैं, कब तक रखे वो? ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी डेटा रखो मत, जी। रखो तो फिर आप उसको पेज ड्राइव करके पूरा, और ये भी लिखो कि डेटा कहाँ से लिंक है। और अच्छा, फिर क्या है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको इसका बहुत परिणाम भोगना पड़ेगा, ये मान के चलिए। आप सही होते हुए गलत हो जाओगे। तो डेटा नहीं रखें। दूसरा, हर 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में हार्ड डिस्क बदला दें, हर साल बदला दें। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की हार्ड डिस्क आती है। जी, हार्ड डिस्क बदला दें। क्यों? कि सब लोगों की आदत होती है एक फाइल और बना दो, एक बैकअप और बना दो, एक ये कर दो, और वो आप हार्ड डिस्क में रहता है। आप गूगल में डालो मत ड्राइव में, और आपकी हार्ड डिस्क हर बार बदल दो, और उसमें रिलेवेंट मॉडल डालो, वो हार्ड डिस्क बेच दो। आपको 7-8 हज़ार का खर्चा है हर साल, लेकिन ये आपको करोड़ों रुपए से बचाता है। जी। अब आप बोलिए, मैं सॉरी आपको ये बिल्कुल, बात नहीं पूरी नहीं नहीं हुई सर, थी। मुंद्रा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय आप डिस्कस कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ था कि कितने साल तक का डाटा रखें, क्योंकि अभी 10 साल तक की सीमा लगभग है। इसमें 2 बातें हैं। जी, अगर आपका कोई भी ईयर में, कोई भी पर्टिकुलर ईयर में 50 लाख से ऊपर की अगर आपकी टैक्स चोरी है, जी, तो आपको 10 साल के लिए रखना पड़ेगा। अगर 50 लाख से नीचे चोरी है, आपने नहीं बताई, जी, तो अब 3 साल बहुत है। एक बात समझिए, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में न तो 3 साल है न 10 साल है, कोई लिमिट नहीं है। मैं 20 साल पुराना पूछ सकता हूँ, जी, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी क्या हो रहा है, 10 साल जो किया है वो 16-17 से किया था, जी, तो मतलब 16-17 से 3 साल हुए 19, जी, तो 19 मतलब 19 से 7-6 साल कर लो आप, तो 2013 तक का खोल सकता है। 13 के पहले का 10 साल हो गए तो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि 6 साल का प्रोविजन था पहले, जो अब ये हो गया। ये बात है। एक सर्च के बाद, क्योंकि सर्च हो गई, जो था वो ले गए इनकम टैक्स वाले, अब आदमी डरा हुआ है, या तो भगेगा सीए के पास, आपके पास आएगा, आप तो उन्हें राह दिखा दोगे। हाँ। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वो खुद भी जाने कि उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल सही बात है। उससे पहले क्या मैं आपको थोड़े आयकर अधिकार, आपका अधिकार क्या है वो जी, बताऊं, या सीधा ये बता दूं? नहीं, मैंने, नहीं, बिल्कुल, अधिकार और दायित्व भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपन अधिकार उनकी दायित्व बात के कर साथ लेते ये हैं। लिंक हो जाएगा, जी, जी, इसलिए बोल रहा था। बिल्कुल, देखिए, अधिकार आपके सर्च के दौरान बहुत है। सबसे पहले तो आप कूल रहें, बिल्कुल, आप उनको पूछ सकते हो। कई बार इनकम टैक्स में जो उसका अधिकारी को अधिकार नहीं होता, या फर्जी आयकर अधिकारी भी आ सकता है आपके यहाँ, जी, जी। तो आप सबसे हाँ, पहले, आजकल ये केसेस सबसे भी आ रहे पहले ऐसे हुए हैं। हाँ। इसलिए सबसे पहले आप आईडी पूछ जी। लें विनम्रता से कि भाई साहब आप आई गए हो तो हमें आईडी दिखा दो। ये तो होना ही चाहिए। और एक इसमें तो मुझे लगता है एक टोल फ्री भी हो जाना चाहिए कि उनकी आईडी वो भी मैच कर लें, जहाँ पे हाँ। आदमी फोन करके पूछे कि हाँ, आईडी तो फिर भी फेक बन सकती है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन सही हो है। जाए एक नंबर पे बिल्कुल। कि हाँ भाई ये आपने नंबर ये सही। पूछ लिया, पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये अच्छी तरह समझ लें कि उनको चाहे हाथ जोड़ लो, चाहे उनको पैरों के हाथ लगा लो, उनको जो करना है वो तो करेंगे। बिल्कुल, तो आप ये सोचो कि मैं ये कहूँगा तो ये नाराज हो जाएंगे, जी, जी, ये भ्रम निकाल लें। जो बात आपके अधिकार है उसको अगर आपने नहीं कहा, हाँ, तो आज का ये बहुत गलत बात है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने बार बार इनको डांटा है जी। कि आप उनके ऊपर प्रेशर क्यों बनाते हो, क्यों डराते हो, क्यों धमकाते हो। आप सही ढंग से काम करो। लेकिन वो क्या करते हैं कि एक रिकवरी एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं कई बार। इसलिए आप अगर बैलेंस होंगे तो आप उनको रोक सकते हो। तो आप जब आपके पास आए, आपने मान लो आपको तबीयत खराब हो गई आपकी, जी, जी, तो आप कह सकते हो कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। जी, जी, ही कैन नॉट डिनाई यू। जी, अगर आपको कोई सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा है, ना आपके सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आप कह सकते हो साहब मुझे 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट दो, ताकि मैं शांति से सोच सकूं। हर आधे घंटे बाद में आप मांग सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। जी। 1 घंटे बाद मांग सकते हो, जितनी आपके शरीर में ताकत है उससे ज़्यादा काम नहीं करे। दूसरा, प्रेशर में आके जैसे ही वो तेज बोले तो आपको कहना पड़ेगा
आप ये नहीं सोचे कि मैं कहूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, जिसको नाराज़ होना है वो तो 10 बार होगा। आपको साफ साफ कहना पड़ेगा, भाई साहब मुझे तेज़ मत बोलो, आप आराम से बात करो, मैं आराम से जवाब दे रहा हूँ, आप भी तेज़ मत बोलो। ये बात स्पेशली ध्यान रखें, बड़ा प्रेम से आप बिल्कुल स्पष्ट कहें कि साहब मुझे आप अपमानित करते हुए बात नहीं करें। तीसरा, जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते वो। अच्छा, आपको अगर डॉक्टर की एडवाइस चाहिए तो दे कैन नॉट स्टॉप यू। बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी हो जाते हैं। हाँ होते तो कह सकते हो आपके साथ मैं रेस्ट करूंगा, नहीं जानबूझकर होते हैं उनको, जानबूझ के होते हैं तो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर बुला सकते हैं वैसे तो, लेकिन नॉर्मली अगर कोई बोलेगा कि मेरी तबीयत खराब है तो उसे तुरंत मेडिकल उपचार, तो उसको रेस्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात आप मान के चले, रेस्ट करने के मान लो कितनी देर कर लोगे आप, 2-4 घंटे कर लोगे, 5 घंटे कर लोगे, आखिर तो खड़ा होना पड़ेगा, सर्च तो कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए क्या है कि ये फार्मूला सही नहीं है कि मैं बीमार पड़ के बैठ जाऊँ कि मैं तो 2 दिन नहीं करूँगा बात, ये मुश्किल है। जयपुर में एक जोहरी का वाकया अभी मुझे ध्यान आ रहा है। वो बीमार हो गए थे तो वो सर्च बड़ी लंबी चली, इनकम टैक्स वाले जा नहीं रहे थे, वो अस्पताल से आ नहीं रहे थे, पर लास्ट में आना पड़ा। तो आप ये मान के चलिए, आप बिल्कुल उनको स्पष्ट कह सकते हैं कि साहब ये आप मेरे को आराम से पूछें, साथ में मेरी तबीयत खराब होगी दवाई लेने दें, और आपको बिल्कुल जब ज्वेलरी अगर आपकी जब्त हुई है तो जनरली क्या है, मेरे पास सर्च के दौरान मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जिसमें जब ज्वेलरी वापस लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनके पास ज्वेलरी रखने की स्टोरेज कम है, तो वो क्या करते हैं कि ठूस के भर देते हैं, तो टूट जाती है वो। बहुत ज्वेलरी टूटी हुई मिली है, संभाल के रखते हैं। तो आप जब रखते हैं तो आप स्पष्ट बोलो उनको कि हर एक के बीच में मार्जिन रखे, चीज़ रखे, टूटनी नहीं चाहिए मेरी ज्वेलरी, क्योंकि आपने अभी नहीं बोला तो आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ताला लगा हुआ है तो सील प्रॉपर आपके साइन होते हैं, तो आप भी प्रॉपर साइन करें, नहीं तो ज्वेलरी गायब भी हो जाती है। मतलब ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिसमें आपको मैं कह नहीं सकता कि इवन चीज़ें गायब हो गई, तो आपने अगर ध्यान रखा तो चीज़ें गायब नहीं होगी, या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि चीज़ें गायब हो गई। अब आपके मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ, सर्च के बाद के प्रोसीजर। सर्च के बाद के प्रोसीजर। सर्च के बाद में क्या होता है कि पहले तो बहुत अच्छा सिस्टम था, ये भगवान जाने क्यों इन्होंने ये गलती की है, या इसको अभी आगे जाके गाइडलाइंस कर सकते हैं ये सही, क्योंकि अभी जो किया वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक प्रोसीजर सिस्टम बहुत गलत हो गया। पहले क्या होता था, सर्च होता था, सर्च होने के बाद में आपकी पहले वो रिपोर्ट पहले बनी, उसके बाद में जब सारी सर्च हो गई तो एक अप्रीजल रिपोर्ट बनेगी, जो आज भी बन रही है। एक अप्रीजल रिपोर्ट बनती है कि क्या क्या मिला है और क्या क्या संभावना है कि इनकम टैक्स एडिशन होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा एक डिटेल्ड बनेगा। साथ में सारे एविडेंस लगाएंगे, आपसे एक अफिडेविट लेंगे, वो आपसे स्टेटमेंट लेंगे, पहले 132(4) में स्टेटमेंट लेंगे। 132(4) स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपने जो बोला वो सही है, आप उससे बाद में नकार नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत बोल दिया तो आपको पूरे एविडेंस देने पड़ेंगे कि भाई ये कैसे गलत बोला। जब तक आप पूरे एविडेंस नहीं दोगे तब तक वो स्टेटमेंट फाइनल है। ये सर्च में तो ये सिस्टम है। सर्वे में आपने स्टेटमेंट दे दिया तो केवल स्टेटमेंट के बेस पे एडिशन नहीं हो सकता। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, न कोई डिपार्टमेंट के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो डिपार्टमेंट उसका एडिशन नहीं कर सकता, लेकिन सर्च में कर सकता है। वो 132 का स्टेटमेंट है, ये 131 का स्टेटमेंट है। तो 132(4) का स्टेटमेंट जो है वो आपका होगा। उसके बाद जब सर्च हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में 131 का स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट के बाद में आपको नोटिस दिए जाएंगे। तो अब क्या है कि पहले तो क्या होता था, 7 साल के स्टेटमेंट नोटिस थे वो एक साथ आ जाते थे, तो आपके 7 साल निबट जाते थे। 4-5 साल में, 4 साल में सर्च के केस कंप्लीट हो जाते थे, फिर अपीलें होती थी, वो एक अलग बात है। लेकिन अब क्या है कि 148 का नोटिस आता है, तो वो क्या है कि वो 1 साल का देता है, और वो भी सबसे पहले वो 1 साल का सिर्फ, फिर अगले साल 1 साल का, तो 10 साल तक प्रोसीडिंग चलती है। उसका नुकसान तो बेचारा आदमी क्या करेगा, काम ही काम करेगा। भाई तुम एक साथ ही कर लो, तुम्हारे पास रेडी मटेरियल है। ये एक इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिसको मेरे को लगता है गाइडलाइन से कर देंगे आगे जाके। सर एक छोटा सा सवाल और बीच में ले लेते हैं, क्योंकि इन दिनों पैसा केवल कारोबारी उद्यमियों के पास ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के पास भी है। तो क्या सरकारी अधिकारी पर रेड डालते समय कुछ नियम कायदे अलग होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम, तीनों नियम उस पर भी लागू होते हैं। सभी सरकार, अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो कि असंवैधानिक रूप से कमाया है, तो उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। सरकारी अधिकारी में। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो सीजीएसटी का, ईडी का या स्थानीय टैक्स एविजन भी सामने आते हैं, तो वो आजकल हमेशा ये बात रहती है कि कितना आगे रहता है और ये इन सब का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, आगे एक्शन हो सकता है? देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके इनकम टैक्स का आया
ना अगर उनको लगता है जीएसटी का भी मैटर इन्वॉल्व है इसमें, तो वो जीएसटी को भी एक अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। मैंने आपको कहा था अप्रीजल रिपोर्ट बनती है, जी जी, उस अप्रीजल रिपोर्ट में अगर जीएसटी का पॉइंट आएगा तो वो जीएसटी को कॉपी भेजेंगे। जी जी, यानी खतरा बरकरार है। एक अंतिम टिप्स और दे दीजिएगा। हाँ, अंतिम टिप्स ये है, सबसे बढ़िया काम तो ये है कि आप ईमानदारी से काम करें और टैक्स पूरा भरें, प्लानिंग जरूर करें। और आप मान के चलिए आपको कभी बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो लोन आसानी से मिलेगा, आपके पैसे सारे वाइट में होंगे तो बैंक में रहेंगे, आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी कोई चीज़ खरीद पाएंगे, नहीं तो हर समय डरते हुए रहेंगे। अच्छा, जिसको मैंने तो देखा है बहुत लोगों का 2 नंबर का पैसा वो किसी को देते हैं और वो आखिर में ख़त्म ही हो जाता है। जी, तो कुल मिला के अगर 10 साल में हिसाब निकालो तो 2 नंबर वाले का पैसा और 1 नंबर का पैसा तो मालूम पड़ेगा 1 नंबर वाले के पास ज़्यादा कमाई है। बिल्कुल, जहां से शुरू किया था कि भरे टैक्स रहे रिलैक्स, वहीं पे हम खत्म करते हैं। आज के मेहमान सीए जाने धन की बात में हमारे साथ थे बीपी मुंद्रा जी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सीए जाने धन की बात में आज हमने बात जानी है कि आपके घर पर कैसे आयकर अधिकारी दस्तक दे सकते हैं। दस्तक दे सकते हैं, उसके बाद आपके अधिकार भी हैं, आपके दायित्व भी हैं, लेकिन सबसे अहम है कि आप भारत के नागरिक हैं तो टैक्स के जो प्रावधान है वो देश हित में है, आपके हित में है, करदाता के हित में है। ऐसे में उन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करते रहिए और हाँ, चौक मीडिया के भी तमाम मीडिया हैंडल्स को भी आप लगातार स्नेह देते रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली मुलाकात में फिर किसी खास मेहमान के साथ होंगे और आपको बताएंगे आपकी बचत और आपके धन के बढ़ने के उपायों के बारे में। नमस्कार।